नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को लोकसभा चुनाव होगा। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख जारी कर दी है, कार्यक्रम पूरा जारी कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। और उपचुनाव के लिए आज से जारी हुई अधिसूचना, आज से 6 जून तक होगा नामांकन, 23 जून को मतदान और 26 जून को मतगणना होगी। तो उपचुनाव के लिए आज से जारी हो गई अधिसूचना। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो उपचुनाव के लिए आज जारी हुई अधिसूचना, आज से 6 जून तक नामांकन होगा और 23 जून को लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, 26 जून को मतगणना होनी है। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव लोकसभा सदस्य थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद और विधानसभा के सदस्य बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और उधर रामपुर से आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियम, आज से 6 जून तक नामांकन होगा और जिस तरीके से 23 जून को लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, 26 जून को मतगणना होगी, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर दो जो लोकसभा की सीटें हैं, एक आजमगढ़ लोकसभा जहां से अखिलेश यादव सांसद थे और एक रामपुर विधानसभा लोकसभा जहां से आजम खान जो थे वो सांसद थे। इन दोनों ही सीटों पे जो है, क्योंकि अब अखिलेश यादव भी जो है वो विधानसभा में आ गए हैं, आजम खान भी विधानसभा में आ गए हैं, तो दोनों ही ये सीटें जो है वो खाली हुई थी और अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए अब 23 जून को जो है वो इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद ये दोनों ही सीटें खाली हुई हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर जो कार्यक्रम है उसे जारी कर दिया गया है। आज से जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है। 6 मई तक जो भी प्रत्याशी इन सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो आज से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 23 जून को इन सीटों पर मतदान होगा, दोनों ही सीटों पर लोकसभा की, और उसके बाद 26 जून को इन दोनों सीटों के लिए मतगणना होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन दोनों सीटों पर, क्योंकि दोनों ही सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं, कहा जाता है कि उनका गढ़ माना जाता है। चाहे आजमगढ़ हो वो जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और या फिर रामपुर हो जो आजम खान का जो है वो गढ़ माना जाता है। तो दोनों ही सीटों पर अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 23 तारीख को इन दोनों सीटों पर चुनाव होगा। बिल्कुल प्रियम, क्या लगता है कि जिस तरीके से दोनों जगहों को आपने बताया कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो क्या अपने किले को बचाने में समाजवादी पार्टी जो है वो सकारात्मक भूमिका दिखाई दे रही है या फिर उसके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं इस बार उपचुनाव में? आप देखिए, चुनौतियां तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देखें आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी है, संघ के लोगों से है जो स्ट्रेटेजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को रहा है इन सीटों पर, और आप देखें चाहे आजमगढ़ की सीट हो तो उसको माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का ही जो है वहां पे सीट रहा है, दबदबा रहा है, बोलबाला रहा है। पिछले चुनावों में भी देखने को मिला था, और अभी भी अगर आप देखें तो जो दोनों सीटें खाली हुई, दोनों पर ही समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट थे, एक पे खुद अखिलेश यादव और एक पर आजम खान। तो ऐसे में उनका पूरा प्रयास होगा कि इन दोनों ही सीटों को बरकरार रखा जाए, ताकि जो पार्टी के जो सदस्यों की संख्या लोकसभा में है वो कम ना हो, और एक बात की जनता के बीच में संदेश देने का भी काम किया जाए कि वर्चस्व अभी भी समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उपचुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हुई है। और वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर कोर्ट में बहस, अदालत में बहस के बाद आ सकता है बड़ा फैसला। सभी पक्षों को सौंपी जाएगी वीडियो और फोटोग्राफी। ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक पर सुनवाई। वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा मामले में सुनवाई। ज्ञानवापी के मालिकाना हक के मामले में सुनवाई।
तो 3 मामलों पर आज सुनवाई होनी है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर कोर्ट में आज बहस होनी है। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। अदालतों में बहस के बाद बड़ा फैसला आ सकता है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आज दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है। तो सभी पक्षों को ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सौंपी जा सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम। और हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी, नहीं मिल पा रहा है डीजल। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी है, डीजल मिल नहीं पा रहा है। कई पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हुए हैं और गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजल नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल पंप में डीजल की कमी नजर आ रही है। गाड़ी चालक और वाहन स्वामी ये लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। तो पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत नजर आ रही है। अब हरिद्वार में पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी हो गई है और हरिद्वार में वाहन स्वामी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो कई पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हुए हैं, यानी सूखे पड़े हुए हैं। वहां पर अब डीजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं है और जिससे वाहन स्वामियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत की खबर सामने आई है। तो जहां एक तरफ डीजल और पेट्रोल को लेकर के देश भर में सियासत जारी है, लगातार महंगाई को लेकर के पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिलती है, तो वहीं अब एक और खबर बड़ी सामने आई है हरिद्वार से, जहां पर डीजल की कमी की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर डीजल की उपलब्धता नहीं है और वाहन स्वामी इसके साथ ही साथ गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं। कई पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हुए हैं, वहां पर डीजल नहीं मुहैया हो पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा डीजल, जिससे वाहन स्वामियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हरिद्वार में जिस तरीके से बताया जा रहा है कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की उपलब्धता नहीं है, वाहन स्वामी और गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है किस वजह से ये किल्लत छाई हुई है और कब तक इसकी पूरी भरपाई कर ली जाएगी? देखिए, जिस तरह से हरिद्वार में आज सोमवती अमावस्या का स्नान है और जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि यात्री बहुत लाखों की संख्या में इस समय हरिद्वार में है, वहीं ट्रैफिक प्लान भी यहाँ पर लागू किया हुआ है एक दिन पूर्व से ही, जिसके तहत भारी जो वाहन है वो हरिद्वार में कल रात से प्रवेश वर्जित है। और जिस तरह से बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं तेल की खपत भी यहाँ पर ज्यादा रही है। तो जिस कारण इस समय जो अगर हम कहें कि तेल की जो कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोग परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि भारी वाहनों का प्रवेश क्योंकि वर्जित है। हालांकि पुलिस ने ये थोड़ा सा रखा है कि जो पेट्रोल है, खाद्य पूर्ति की जो चीजें हैं वो सब आती रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तेल के जो टैंकर हैं वो हरिद्वार शहर में नहीं पहुंच पाए हैं। तो हालांकि जिस तरह से अभी जो यात्रियों को परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है वो हो सकता है कि देर शाम तक, क्योंकि भीड़ कम जो होनी शुरू होगी शाम से शुरू होगी, देर रात तक जो भीड़ है वो थोड़ा सा कंट्रोल होगी, तब इस तरह की जो भारी वाहन है वो हरिद्वार शहर में प्रवेश कर पाएंगे, तब ये किल्लत थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल, जिस तरीके से जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, उनके संख्या में इजाफा होने के बाद ये किल्लत बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किल्लत चल रही है और गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में पेट्रोल पंप सूखे नजर आ रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी नजर आ रही है, जिसके बाद वाहन स्वामी और गाड़ी चालक परेशान नजर आ रहे हैं। और कन्नौज में तहसीलदार पर भूमाफियाओं ने बड़ा हमला किया है। पथराव के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने किया हमला, पुलिस ने तहसीलदार को सुरक्षित बाहर निकाला है। खेल मैदान की जमीन खाली कराने पहुंचे थे तहसीलदार और जिसके बाद यह हमला किया गया है। लेखपाल की तहरीर पर 6 नामजद सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला सहित 5 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
तिरवा तहसील क्षेत्र के नंदपुर खिरिया गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पथराव के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने तहसीलदार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और गिरफ्तारी की गई है 5 लोगों की। खेल के मैदान की जमीन खाली कराने पहुंचे थे तहसीलदार, जिसके बाद ग्रामीणों ने हमला किया है और पुलिस अब 6 नामजद सहित कई लोगों पर केस दर्ज कर ली है और इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो रामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र स्वार में खनन अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे बाजपुर व्यापार मंडल के प्रचार मंत्री और रिटायर्ड दरोगा सहित 4 लोगों को खनन अधिकारी राजकुमार संगम ने पुलिस बल के सहयोग से दबोच लिया है। ये आरोपी फर्जी खनन अधिकारी बनकर रेत और बजरी के ट्रकों से वसूली करते थे और इसमें एक रिटायर्ड दरोगा भी शामिल था, जो अपने 3 साथियों के साथ अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों के पास से 2 हूटर लगी बोलेरो और फर्जी रसीद बुक बरामद की गई है। वहीं नटवरलाल के गैंग सरगना फरार हैं और जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो फर्जी अधिकारी बन ट्रकों से वसूली करते थे। रामपुर में 2 हूटर लगे बोलेरो, फर्जी रसीद बुक बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। उधर जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस बरामद की है। वजीरगंज थाना के बगरैन में पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर अब थानों में जंग नहीं खाएंगे, बल्कि पुलिस ने उनका सदुपयोग शुरू कर दिया है। पुलिस कब्जे में लिए गए लाउड स्पीकरों को स्कूलों में दान कर रही है। रविवार को बगरैन चौकी की पुलिस ने 5 स्कूलों को एक लाउड स्पीकर दान किए हैं। अभी तक यह लाउड स्पीकर थानों पर रखे थे, मगर अब इन्हें स्कूलों को दान करने का अभियान शुरू कर दिया गया है और जिससे स्कूली बच्चे इनका लाभ उठा सकेंगे। अब थानों में ये जंग नहीं खाएंगे लाउड स्पीकर। यूपी के बलिया में जिला अस्पताल की पोल खुलती नजर आ रही है। बलिया का स्वास्थ्य विभाग इतना निर्दयी हो गया कि यहां सदर कोतवाली क्षेत्र तीखमपुर में एक 7 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों ने काट लिया था। खून के लथपथ बच्ची को किसी तरीके से परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे दूसरे जिले रेफर कर दिया, जहां घंटों परिजनों को एम्बुलेंस के लिए इंतजार करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद नहीं ले सकते हैं और सरकारी एम्बुलेंस की मदद भी उन्हें समय पर नहीं मिल रही है। सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिले के बढ़नी बॉर्डर के जाने वाली NH 730 पर अतिक्रमण को लेकर कितना काम किया गया है, यह हकीकत वीडियो में देखी जा सकती है, जहां पर हाईवे के दोनों तरफ बॉर्डर के 2 किलोमीटर पहले से ही ट्रकों और बसों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बीच का रास्ता सिर्फ एक गली बनकर रह गया है। वहीं जिले में कुछ दिनों पहले ट्रक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
आइए सिद्धार्थनगर जिले के अतिक्रमण की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको। इस समय हम ढबरुआ बॉर्डर के पास 2 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं, जो कि पटरियों के पास आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में सनई के पास एक ट्रक में बोलेरो घुस गई थी, जिससे 8 लोगों की मौतें हो गई थी और तब भी प्रशासन इस पे अभी ध्यान नहीं दे रहा है, ना चेत रहा है। हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं पटरियों पे गाड़ियां लगी हुई हैं और आवारा पशुएं भी घूमते नज़र आए। ऐसे में आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पटरियों पे लगी हुई हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया कि पटरियों पे अवैध रूप से गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन प्रशासन नहीं चेत रहा है। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड की कल्पना के बारे में उल्लेख किए जाने के बाद कल्पना सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड के जोशी मठ से आने वाली कल्पना ने हाल में अपनी कन्नड़ में 10वीं की परीक्षा पास की है, लेकिन इस क्रम में किए गए कल्पना के प्रयासों और उनके हालात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात में उनका उल्लेख करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कल्पना की जितनी तारीफ की है वो कम है। कल्पना का संघर्ष और उसकी सफलता कहीं अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अपने मन की बात कही गई थी, उसमें हमारे गांव की जो बेटी है कुमारी कल्पना, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया था। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस बेटी ने, जिसकी जो दोनों आंखों से एक दिव्यांग है, फिर भी उसके बाद भी उसने जो है कि हाई स्कूल की जो परीक्षा थी उसमें 92% अंक प्राप्त किया है। और यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पर जहाँ पर वो इस समय रह रही, उसने बहुत कम समय में जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है कन्नड़ भाषा, उस पर अपनी पकड़ बनाई है और बहुत संघर्षों के बाद उसने जो है ये मेहनत हासिल किया है। गौरव की बात है कि ओरगम घाटी की ग्राम पंचायत देवग्राम की रहने वाली कुमारी कल्पना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात में जिक्र किया। कल्पना ने बेहद संघर्षों के बाद कन्नड़ भाषा सीखकर 92% अंक हासिल किए। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नालंदा में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बरगद के पेड़ के निकट महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह पूजा हर साल हर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। जानकार की माने तो इस साल यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सालों बाद 30 मई को सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और स्नान ध्यान भी किए जाते हैं और इसके साथ ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है, ये माना जाता है। बुलंदशहर के अनूप शहर जेपी गंगा घाट पर गंगा स्नान करने आया एक श्रद्धालु गंगा में डूब गया। बताया जा रहा है कि नहाते समय युवक का पैर फिसलने के चलते युवक गंगा में डूब गया और युवक अलीगढ़ के हरदुआगंज से अनूप शहर परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया था। वहीं युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन परिजनों का गंगा घाट पर रो रो कर बुरा हाल है। तो गंगा स्नान करने आया युवक गंगा में डूब गया है। बुलंदशहर के से खबर आई है, परिवार के साथ गंगा स्नान करने पहुंचा था युवक और युवक का पैर फिसलने से वो गंगा में डूब गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। परिजनों का गंगा घाट पर ही रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। अनूप शहर मस्तराम जेपी गंगा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गंगा स्नान करने युवक अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा था और गंगा स्नान के दौरान ही युवक का अचानक पैर फिसल गया और वो गंगा में डूब गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।